गुड मॉर्निंग, राधे राधे। चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट स्टैंडर्ड एस 7-10 पे अपने क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो अब जो स्टैंडर्ड बाकी है जो दो वाले वो बहुत इजी है। चलिए अपन इसको फटाफट पूरे करते हैं। तो चलिए अपन सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ओके। देखिए कंपनी है सी लिमिटेड, उसके ऑडिटर है मिस्टर ए। फॉर द प्रीवियस है 21-22, मतलब जो प्रीवियस है 21-22 था उसकी ऑडिट किसने करी है? मिस्टर ए ने। उन्होंने क्या किया था? अनमॉडिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस किया। अब जो सी लिमिटेड है उसको लग रहा है कि मिस्टर ए ऑडिट सही से नहीं करे, इसलिए उन्होंने क्या किया? करंट ईयर में मिस्टर बी को एज एन ऑडिटर अपॉइंट किया टू कंडक्ट ऑडिट एंड प्रेजेंट अ कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नाउ मिस्टर बी while performing auditing procedure found that C Limited has undercharged the wages of rupees 10 lakh during the previous year, resulting in overstatement of profit. What are the further procedure Mr. B is required to pursue? तो एक तो हम क्या देखेंगे? देखेंगे जो कंपेरेटिव इन्फॉर्मेशन जो आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दी है, क्या वो एज पर AFRF है? राइट, याद आ रहा है? देखिए बड़ा इजी है। ठीक है, एक तो हम क्या देखेंगे? वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट include comparative information required by AFRF and whether such information is classified appropriately. दूसरा हम क्या देखेंगे? evaluate whether the comparative information agrees with the amount and disclosure presented in the prior period। और साथ में हम क्या देखते थे? उसकी अकाउंटिंग पॉलिसीज वगैरह भी देखते थे। अब दूसरा, अगर हमको क्या है मिस स्टेटमेंट मिली है तो हम क्या करेंगे? मैनेजमेंट को बोलेंगे आप क्या करिए, एक तो उसको करेक्ट करिए। क्या करिए? उसको करेक्ट करिए। करेक्ट करते तो वेल एंड गुड, नहीं तो हम क्या करेंगे? हमारी ऑडिट रिपोर्ट पे इफेक्ट देखेंगे उसका। साथ में हम क्या बोलेंगे? जो प्रीवियस ऑडिटर है आप क्या करिए? उसको भी इस मैटर से रिलेटेड कम्युनिकेट करिए। राइट, ऑडिटर क्या करेगा? एक तो इस चीज को है ना मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करेगा एंड इश्यू सुटेबल रिपोर्ट बेस्ड ऑन द एक्शन टेकन बाय मैनेजमेंट इन दिस रिगार्ड। एक्शन का मतलब मैनेजमेंट करेक्ट कर ले तो कोई प्रॉब्लम, नहीं करती है तो हम क्या करेंगे? इस चीज को रिपोर्ट करेंगे। और हम क्या बोलेंगे? उनको बोलेंगे जो प्रीवियस ऑडिटर थे मिस्टर ए, आप क्या करिए? इसको है ना उनके साथ भी कम्युनिकेट करिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए जो ईयर एंड हुआ था 31 मार्च 2022 को, उस ऑडिट रिपोर्ट, राइट, अविनाश लिमिटेड की जो ऑडिट रिपोर्ट इश्यू हुई थी फॉर द ईयर एंडेड 22, उसमें क्या था? क्वालिफिकेशन था रिगार्डिंग नॉन प्रोविजन फॉर डिमिनिशिंग इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट टू द एक्सटेंट ऑफ ₹50 lakh। एज एन ऑडिट ऑफ कंपनी फॉर द ईयर 22-23, हाउ वुड यू रिपोर्ट इफ the company does not make a provision for diminution in the value of investment in the year 22-23? The company make adequate provision for diminution in the year 22-23। देखिए अगर कंपनी क्या करती है, अगर ऑडिटर को है ना ऐसी कुछ मिसस्टेटमेंट वगैरह मिलती है तो ऑडिटर सबसे पहले क्या बोलेगा? मैनेजमेंट को बोलेगा आप क्या करिए? उसको करेक्ट करिए। मैनेजमेंट करेक्ट करती है तो ऑडिटर उसको अगेन चेक करते हैं करेक्ट हुई है या नहीं हुई है, क्या ये एज पर AFRF है या नहीं। बराबर, अगर मैनेजमेंट उसको करेक्ट नहीं करती है तो ऑडिटर क्या करेगा? उसको है ना रिपोर्ट करेगा। ऑडिटर अपना ओपिनियन क्या करेगा? मॉडिफाई करेगा। क्या करेगा? मॉडिफाई करेगा। और ऑडिटर क्या करेगा? जो बेसिस फॉर ओपिनियन है ऑडिटर क्या करेगा? उसमें दोनों ही फिगर्स को, अगर करंट पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मटेरियली अफेक्ट करिए तो ऑडिटर क्या करेगा? दोनों ही पीरियड क्या करेगा? रिपोर्ट करेगा। बराबर, और अगर कंपेरेटिव को है ना अफेक्ट करे तो ऑडिटर क्या करेगा? उसके रिगार्डिंग ऑडिटर क्या करेगा? उसको रिपोर्ट करेगा। बराबर, और अगर उस केस में अगर मैनेजमेंट करेक्ट कर देती है तो कोई रिपोर्टिंग की जरूरत नहीं है। देखिए, if the auditor's report on the prior period as previously issued include a modified opinion and the matter which gave rise to modification is unresolved, the auditor shall modify the auditor's opinion on the current period financial statement। राइट, अगर वो क्या है अभी भी उसको करेक्ट नहीं करती है मैनेजमेंट, ऑडिटर क्या करेगा? उस केस में अपनी रिपोर्ट को मॉडिफाई करेगा और जो बेसिस फॉर मॉडिफिकेशन है उसमें ऑडिटर क्या करेगा? रेफर टू बोथ करंट पीरियड फिगर एंड कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स। राइट, इन अदर कैसे, मतलब अगर उसकी कंपेरेबिलिटी पे क्या है उसका इफेक्ट आ रहा है तो इस केस में क्या करेगा? इन अदर केस एक्सप्लेन दैट द ऑडिट ओपिनियन हैज बीन मॉडिफाइड because of the effect of possible effect of the unresolved matter on the comparability of the current period figures and the corresponding figures। तो देखिए इस केस में क्या, अगर if P limited does not make provision of the provision, so auditor will have to modify his report for both current and previous year। If however the provision is made, the auditor need not refer to earlier years modification। right, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, it was observed that modified audit report of the financial statement of AS Limited for the year ended 31st March 22, the depreciation of 2.5 crore for the year ended 22 had been charged up to statement of a P&L instead of including it in the carrying value of a asset under construction। State in relation to audit for the year ended 31st March 22, 20, sorry,
ended on 31st March 23, whether such modification in the previous year's audit report would have any audit implication for the current year, and if yes, how would you deal with it in your audit report. ठीक है, अगेन रिपीटेड क्वेश्चन है. देखिए इस क्वेश्चन में ना कहीं पे भी नहीं दिया गया है कि पिछले साल ऑडिट किसने करी थी, हमने करी थी या फिर प्रीवियस ऑडिटर कोई दूसरा ऑडिटर था, राइट. तो इस केस में इंस्टीट्यूट क्या कर रही है, दोनों ही बेसिस को कंसीडर करके है ना आंसर दे रही है. तो देखिए पहला वाला तो ये सेम ही है जो भी अपन ने ऊपर देखा, ये वाली चीज तो अगेन सेम है, ये वाली चीज नहीं है. अगर क्या था, अगर पिछले साल ऑडिट क्या करी थी, प्रीडेसेसर ऑडिटर ने करी थी, क्या करी थी, प्रीडेसेसर ऑडिटर ने करी थी, वहां पे क्या था, मॉडिफिकेशन था. तो ऑडिटर क्या करेगा, अदर मैटर पैराग्राफ में क्या करेगा, कुछ चीजें रिपोर्ट करता है, राइट. याद है कि एक तो पिछले साल ऑडिटर प्रीवियस ऑडिटर ने करी थी, दूसरा उसमें मॉडिफिकेशन था, साथ में ऑडिटर रीजन फॉर मॉडिफिकेशन भी बताएगा और डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट भी बताएगा. तो देखिए ये अगेन वही चीज है. फिर क्या बोलते हैं, इन द इंस्टेंट केस इट वाज ऑब्जर्व फ्रॉम द मॉडिफाइड ऑडिट रिपोर्ट of the financial statement of AS Limited for the year ended 31st March 22 that depreciation of 2.5 crore for the year ended 21-22 has been charged off to the statement of P&L instead of including it in the carrying value of asset under construction. Modification in the predecessor audit report will impact the current period audit report and the auditor shall deal in accordance with as 710 as mentioned above, right. नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, देखिए क्या है. You as a statutory auditor had audited the financial statement of A Limited, a listed company for the financial year 21-22. The company has included the comparative financial information in the financial statement prepared for the current financial year 22-23. You as an auditor want to obtain sufficient appropriate audit evidence that comparative financial information has been presented in all material aspects in accordance with the requirement in the applicable financial reporting framework. List out the audit procedure as specified in relevant essay which you are required to follow for the purpose. तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे क्या जो AFRF है, क्या उसके अकॉर्डिंग क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जो कंपेरेटिव इन्फॉर्मेशन है क्या उसको करेक्टली है ना प्रेजेंट किया है या नहीं किया, उसको प्रेजेंटली क्लासिफाई किया है या नहीं किया. दूसरा हम क्या करेंगे, जो अमाउंट वगैरह जो डिस्क्लोजर है हम उसको क्या करेंगे, प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ क्या करेंगे, उसको रिकंसाइल करेंगे. साथ में हम वहाँ पे अकाउंटिंग पॉलिसी देखेंगे, राइट. जो करंट पीरियड में जो अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करी गई है क्या वो कंसिस्टेंटली है या नहीं है, अगर उसमें कोई चेंजेस वगैरह है तो उसको अप्रोप्रिएटली एज पर AFRF डील किया है या नहीं किया है. साथ में जो ऑडिटर करंट ऑडिट की जो ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करेगा उसमें ऑडिटर देखेगा कि वहाँ पे कोई है ना मटेरियल मिसस्टेटमेंट वगैरह तो नहीं है, राइट. तो देखिए सबसे पहले हम क्या देखेंगे, determine whether financial statement include comparative information required by AFRF and whether such information is classified appropriately. फिर हम क्या करेंगे, उसको रिकंसाइल करेंगे, comparative information agrees with the amount or other disclosure presented in the prior period. फिर अकाउंटिंग पॉलिसी देखेंगे, उसकी कंसिस्टेंसी देखेंगे, अगर उसमें कोई चेंज है तो क्या उसको अप्रोप्रिएटली अकाउंट किया है या नहीं किया है. फिर ड्यूरिंग द करंट ईयर, राइट, if the auditor become aware of the possible material misstatement in the comparative information while performing the current period audit, auditor shall perform such a audit procedure as are necessary in the circumstance to obtain sufficient appropriate audit evidence to determine whether the material misstatement exists. फिर क्या बोलता है, if the auditor had audited the prior period financial statement, तो हमने उस केस में क्या देखा, तो ऑडिटर क्या करेगा, ऐसे 560 से भी क्या करेगा, कंप्लाई करेगा, दैट इज द सबसीक्वेंट इवेंट्स. और साथ में ऑडिटर क्या करेगा, ऐसे 580 क्या बोलते हैं, जितने भी पीरियड को आप अपनी ऑडिट रिपोर्ट में है ना प्रेजेंट करोगे, आप क्या करोगे, हर पीरियड के रिगार्डिंग क्या करोगे, मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लो कहते हैं, दोनों चीजें उसी के बारे में बात कर रहा है. तो चलिए इसी के साथ अपना पूरा होता है SS710. नेक्स्ट शुरू कर रहे हैं कौन सा, SS720. ये भी थोड़ा सा अपन फास्ट रखेंगे क्योंकि रिलेटिवली ये सिलेबस बहुत इजी है. चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं SS720 कौन सा है, अदर इंफॉर्मेशन वाला. एक LLP करके है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, किसके है, PQR लिमिटेड के. PQR कैसी है, एक लिस्टेड कंपनी है. बात किसकी हो रही है, फॉर द ईयर एंडेड 31st March 23. Now LLP Associates is concerned with the auditor's responsibility relating to other information, both financial and non-financial, included in the company's annual report. While regarding the other information, LLP Associates consider whether there is a material inconsistency between the other information and the financial statement. As a basis for the consideration, the auditor shall evaluate their consistency, compare selected amount or other item in the other information with the such amount or other items in the financial statement. Guide LLP Associate with example of amount
और अदर आइटम दैट मे बी इंक्लूडेड इन द अदर इंफॉर्मेशन विद रेफरेंस टू एस 720। अब देखिए जो अदर इंफॉर्मेशन होती है उसमें और क्या क्या होता है, बहुत सी चीज़ें होती है, जैसे बोर्ड रिपोर्ट होती है, CSR एक्टिविटीज पे रिपोर्ट होती है, मैनेजमेंट एनालिसिस एंड डिस्कशन जो होता है उस पर भी रिपोर्ट होती है, काफ़ी बार मैनेजमेंट के जो फोरकास्ट वगैरह होते हैं, राइट, प्रोजेक्शंस वगैरह उसके रिगार्डिंग भी है ना इंफॉर्मेशन होती है। काफ़ी बार जो गारंटी या फिर कोई लिटिगेशन वगैरह होते हैं उसके रिगार्डिंग भी इंफॉर्मेशन होती है, या फिर कंपनी ने कोई जो नया जो अकाउंटिंग पॉलिसी वगैरह एडॉप्ट करी है उसके रिगार्डिंग भी क्या होती है, इंफॉर्मेशन होती है। या फिर कंपनियाँ क्या करती है, आपको याद होगा कोई जो प्रोडक्ट होता है या फिर कोई जियोग्राफिकल सेगमेंट वगैरह होता है उसके बेसिस पे भी मैनेजमेंट क्या करती है, बहुत डिटेल इन्फॉर्मेशन देती है। मैनेजमेंट या फिर की फाइनेंशियल रिलेशनशिप वगैरह क्या करती है, प्रेजेंट करती है। याद आ रहा है, बहुत सारी चीज़ें थी वहाँ पे अपने देखी थी, लिटिगेशन, गारंटी, AFR को लेके होती है, या फिर कंपनी ने कोई नया IT सिस्टम इंप्लीमेंट किया उसके रिगार्डिंग भी कंपनी इंफॉर्मेशन दे सकती है, बराबर। तो ऑडिटर क्या करेगा, इन सब चीज़ों को ऑडिटर क्या करेगा, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो इंफॉर्मेशन होती है या फिर जो ऑडिटर की अंडरस्टैंडिंग होती है, ऑडिटर क्या करता है उनसे इनको कंपेयर करता है, देखता है कि दोनों में इनकंसिस्टेंसी वगैरह तो नहीं है, राइट। इनकंसिस्टेंसी होती थी तो ऑडिटर क्या करता था, वहाँ पे अपने फर्दर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करता था। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, कुछ एग्जाम्पल बता, जैसे कि देखिए प्रोडक्ट के जो रेवेन्यू वगैरह होते हैं या फिर उससे जो कॉस्ट वगैरह होती है या फिर कोई मेजर मशीनरी वगैरह की जो कॉस्ट या फिर कोई नई प्रोडक्ट लाइन वगैरह ऐड करी है, वहाँ पे कंपनियां क्या करती है उसके रिगार्डिंग डिटेल इन्फॉर्मेशन देती है अपनी एनुअल रिपोर्ट में। तो ऑडिटर क्या करते हैं, वहाँ पे जो डेटा दिया हुआ है या फिर जो वहाँ पे जो अदर इन्फॉर्मेशन दी हुई होती है, ऑडिटर क्या करेगा उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो इन्फॉर्मेशन दी होती है, ऑडिटर क्या करता है उन दोनों को क्या करता है, कंपेयर करता है। देखिए कुछ एग्जाम्पल अपन फटाफट देख लेते हैं। जैसे कि क्या बोलता है, जो अदर इन्फॉर्मेशन होती है वहाँ पे की फाइनेंशियल रिजल्ट होते हैं, जैसे कि नेट इनकम, अर्निंग पर शेयर, या फिर जैसे सेगमेंट से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होती है काफ़ी बार उसके रिगार्डिंग डिटेल इन्फॉर्मेशन होती है, या फिर जैसे कि लिटिगेशन वगैरह को लेके, या फिर एसेट पे या फिर टैक्स एडजस्टमेंट को लेके, या फिर लिक्विडिटी को रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट वगैरह, कैपिटल एक्सपेंडिचर को लेके भी इंफॉर्मेशन होती है, या फिर जैसे ऑफ बैलेंस शीट अरेंजमेंट, जैसे कि जो मैंने गारंटी वगैरह बोला था, या फिर अमाउंट इन्वॉल्वमेंट गारंटी वगैरह, या फिर फाइनेंशियल मेजर सच एज रेशियो या फिर ग्रॉस मार्जिन। अदर आइटम में किसकी बात करें, जैसे क्रिटिकल अकाउंटिंग एस्टिमेट, रिलेटेड एजम्पशंस, रिलेटेड पार्टीज रिलेटेड है ना इंफॉर्मेशन साथियों के साथ जो ट्रांजेक्शन किए हैं मैनेजमेंट काफी बार उसको भी क्या करती है, डिस्क्राइब करती है, या फिर नेचर ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स, अगेन ये किसकी बात कर रहा है, डिस्क्रिप्शन ऑफ गारंटी या फिर कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन वगैरह, या फिर चेंजेस इन लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, या फिर जैसे ओवरव्यू ऑफ स्ट्रेटेजी देख लीजिए। एक बार इसको रीड कर लें, इसमें कुछ भी खास नहीं, आपको इतने सारे है ना लिखने की जरूरत नहीं है, इंस्टीट्यूट ने तो 12 और 5 6 7 20 पॉइंट दिए, आपको 20 लिखने की जरूरत नहीं, आप 10 भी लिखोगे, दोनों के 5 5 भी लिखोगे तो वो मोर देन इनफ है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नरेशन कंपनी एसोसिएट्स, a chartered accountant have been appointed auditor of the Suchi Limited for the year 22-23. The audit team has completed audit and are in the process of preparing audit report. Management of company has also prepared the draft annual report. The audit in charge was going through the draft annual report and observed that the company has included an item in the annual report indicating a downward trend in the market price of the key commodity raw material as compared to the previous year. However, the actual profit margin of the company as reported in the financial statement has gone in the reverse direction. The audit manager discussed this issue with the partner of the firm, who in reply said that auditors are not covered with such disclosure made by the management in annual report, it being the responsibility of the management. Do you think that the partner is correct in his approach on this issue? Discuss with reference to relevant standards on auditing the auditor's duty with regard to reporting. तो पहला तो दो क्वेश्चन पूछे हैं कि जो ऑडिट के जो पार्टनर, जो हमारे ऑडिट के जो पार्टनर है, वो जो बोल रहे हैं कि अदर इन्फॉर्मेशन हमारे स्कोप से बाहर है, उसके रिगार्डिंग हमारी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो ये क्या ये कंटेंशन सही है? तो नहीं, ये कंटेंशन सही नहीं है। ऐसे 20 बोलता है ऑडिटर को क्या करना चाहिए, अदर इन्फॉर्मेशन को रीड करना चाहिए, क्या करना चाहिए, उसको रीड करना चाहिए। तो अदर इन्फॉर्मेशन आपके स्कोप से बाहर नहीं है, आपको एटलीस्ट उसको एक बार कंसिडर करना चाहिए था। तो यहाँ पे हमारे एंगेजमेंट पार्टनर का जो ओपिनियन है वो सही नहीं है। दूसरे क्या बोलता है, अगर आपको इनकंसिस्टेंसी मिलती है तो आप क्या करोगे,
तो हमने वहाँ क्या देखा था, तो हमको इनकंसिस्टेंसी मिलती है, तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे हमारे फर्दर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे, जैसे कि मैनेजमेंट की इंक्वायरी करना, सपोर्टिंग डेटा देखना, उनके क्या एजम्पशंस थे, हम क्या करते थे यहाँ पे हमारे फर्दर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करते थे, उसके बेसिस पे देखते थे क्या जो अदर इन्फॉर्मेशन है क्या वो मटेरियली मिसस्टेटेड है या नहीं। अगर वो होती थी तो हम क्या करते थे, मैनेजमेंट को करेक्ट करने का बोलते थे। मैनेजमेंट करेक्ट करती थी तो ऑडिटर आगे से चेक करता था कि वो करेक्ट हुए है या नहीं हुए। अगर मैनेजमेंट करेक्ट नहीं करती तो ऑडिटर क्या करता था, उस चीज को टीसीडब्ल्यूजी को कम्युनिकेट करता था। करेक्ट हो जाते तो वेल एंड गुड, अदरवाइज ऑडिटर क्या करेगा, उसको अपनी ऑडिट ओपिनियन में कहना और पैरा इंसर्ट करेगा, कौन सा अदर इन्फॉर्मेशन, क्या करेगा अदर इन्फॉर्मेशन, और वहां पे इस फैक्ट को क्या करेगा, ऑडिटर कम्युनिकेट करेगा, क्या करेगा इस फैक्ट को कम्युनिकेट करेगा कि अदर इन्फॉर्मेशन क्या है, मिसस्टेटेड है। और अगर वहाँ पे विड्रॉल का अगर ऑप्शन अवेलेबल होता है, प्रैक्टिसेबल होता है, तो ऑडिटर क्या करता है, उसको भी कंसिडर करता है। तो ऑडिटर सबसे पहले क्या बोलेगा, मैनेजमेंट को बोलेगा कि आप क्या करिए, करेक्ट करिए। अगर मैनेजमेंट एग्री करती है करेक्शन का, तो ऑडिटर क्या करेगा, चेक करेगा करेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। अगर मैनेजमेंट ना बोलती है, रेफ्यूज करती है, तो ऑडिटर क्या करेगा, टीसीडब्ल्यूजी को मैटर कम्युनिकेट करेगा। The contents of the partner of the firm that auditor are not concerned with such disclosure made by the management in his annual report is just incorrect। क्लियरली पता है। ओके देखिए ये एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है, अभी जो अपन अभी देखा जस्ट क्वेश्चन, ये उसका एग्जैक्ट रिपीट क्वेश्चन है, कुछ भी चेंज नहीं है, सिर्फ नाम चेंज किया है। तो देखिए एज इंस्टीट्यूट इसको एमटीपी मार्च 24 में इस क्वेश्चन को पूछा, एमटीपी अप्रैल 2024 में भी इस क्वेश्चन को पूछा, तो पॉसिबिलिटी के शायद इंस्टीट्यूट इस क्वेश्चन को एग्जाम में पूछ ले, क्योंकि इंस्टीट्यूट को इतनी बार रिपीट कर रही है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारी कोई आईएनजी एसोसिएट करके है चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो हमारे एक्सवाइजेड लिमिटेड के क्या है, ऑडिटर है। एक्सवाइजेड कैसी है, लिस्टेड कंपनी है। अब जो हमारी जो आईएनजी एसोसिएट है, वो है नाम अदर इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को कंसिडर कर रही है। जो अदर इंफॉर्मेशन एनुअल रिपोर्ट में इंक्लूड होती है उसके रिगार्डिंग अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को क्या कर रही है, कंसिडर कर रही है। नो व्हाइल रीडिंग अदर इंफॉर्मेशन, आईएनजी एसोसिएट कंसिडर whether there is any material misstatement of other information in the company. After performing their procedure, the auditor concludes that a material misstatement of other information exists. ING Associates discussed with the management about the other information that appear to be materially misstated to the auditor. Also requested management to provide evidence for the basis of management statement and other information along with the supporting documents. Guide ING Associate as to how to respond to material misstatement of other information obtained prior to date of auditor's report. Prior to date of auditor's report. Will your answer be different in case ING Associate conclude the same after the date of auditor's report? देखिए सबसे पहले ऑडिट क्या देखता है, इनकंसिस्टेंसी है या नहीं है। इनकंसिस्टेंसी होती है तो ऑडिट क्या करता है, फर्दर ऑडिट प्रोसेस परफॉर्म करते हैं, जैसे कि मैनेजमेंट की इंक्वायरी, सपोर्टिंग डेटा वगैरह देखना, मैनेजमेंट के एजम्पशन वगैरह, मैनेजमेंट के इंटेंट वगैरह को क्या करना, कंसीडर करना। उसके बेसिस पर ऑडिट कंसीडर करेगा क्या कि अदर इन्फॉर्मेशन में मिस स्टेटमेंट है या नहीं। अगर उसके बाद भी अगर ऑडिट को लगता है कि मिस स्टेटमेंट है, क्या है मिस स्टेटमेंट है, तो ऑडिट क्या करेगा, सबसे पहले मैनेजमेंट को बोलेगा करेक्ट करो, मैनेजमेंट करेक्ट करता है वेल एंड गुड। अदर ऑडिट क्या बोलेगा, टीसीडब्ल्यूजी को, मैनेज टीसीडब्ल्यूजी करेक्ट करता है तो वेल एंड गुड। अदरवाइज ऑडिट क्या करेगा, अदर इन्फॉर्मेशन पहले में क्या करेगा, इस मिस स्टेटमेंट को क्या करेगा, कम्युनिकेट करेगा। ये तो बात हुई बिफोर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। अगर आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट है, आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट है, तो ऑडिटर क्या करेगा, सारा प्रोसेस सेम से है ना फॉलो करेगा। अब यहाँ पे क्या, एज द ऑडिट रिपोर्ट इज ऑलरेडी इश्यूड गिवन टू द कंपनी डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, तो यहाँ पे ऑडिटर क्या बोलेगा कि बिना करे कि क्या करिए, आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इशू मत करिए हमारी रिपोर्ट को। अगर मैनेजमेंट उसके बाद भी उसको करती है तो ऑडिटर क्या करेगा, इसमें रीजनेबल स्टेप्स लेगा इन ऑर्डर टू प्रिवेंट रिलायंस ऑन द ऑडिटर रिपोर्ट। ऑडिटर क्या करेगा, साथ में उस मैटर को कम्युनिकेट करेगा कि यहाँ पे क्या है, मिस स्टेटमेंट है। देखिए आंसर क्या दिया हुआ है, देखिए तो ये जो बिफोर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट है, ये अपन ऑलरेडी पहले देख चुके हैं। तो अदर इन्फॉर्मेशन, पहले तो ऑडिटर सारे नॉर्मल प्रोसीजर परफॉर्म करेगा अदर इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग। आफ्टर डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट एक स्टेप क्या चेंज होगा, इफ द अदर इन्फॉर्मेशन इज नॉट करेक्टेड आफ्टर कम्युनिकेटिंग विद द टीसीडब्ल्यूजी, auditor shall take appropriate action considering the auditor's legal right and obligation to seek to have uncorrected material misstatement appropriately brought to the attention of the users of the home
यूजर्स फॉर whom the auditor's report is prepared, right? ओके, ये अगेन ये भी एकदम रिपीटेड क्वेश्चन है, ये इंस्टीट्यूट का पूछा है। ओके, ये पहले पूछा था नवंबर 20 में। तो मैं चाह रहा हूँ एक बार ये क्वेश्चन आप अच्छे से देखना कि हो सकता है इसके चांसेस एग्जाम में पूछने के बढ़ जाए। ये इंस्टीट्यूट का फेवरेट क्वेश्चन लग रहा है। देखिए ये क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ठीक है, क्या है, एक कंपनी है कोल पी लिमिटेड, बात हो रही है फाइनेंशियल ईयर 21-21-22 की। उसकी ऑडिट रिपोर्ट इशू करी थी किसने, बिश्नोई एंड कंपनी ने। कब करी थी, 25 जुलाई 2022 को। 4 अगस्त 2022 को कंपनी पे क्या हुआ, कोई केस हुआ। वो इंसिडेंट रिलेटेड था 17 जनवरी से। मतलब ये कैसा है, एडजस्टिंग इवेंट हुआ। The outcome of which may result in paying heavy penalty by Colsi Limited. Mr. Raj Bishnoi, the partner of Bishnoi Company, discussed the said matter with management and it was determined to amend the financial statement for financial year 21-22. Further, Mr. Raj inquired how the management intended to address the matter in the financial statement, to which he was told that the said matter was going to be discussed as a contingent liability for a court case to the footnote in the balance sheet with no additional disclosure. The management told Mr. Raj that such disclosure was enough as he would further going a description of the said court case and its outcome in the emphasis the matter paragraph in the amended audit report. देखिए ये क्वेश्चन अगेन रिपीटेड है, ये सिमिलर क्वेश्चन अपन ने पहले भी किया था, ये आप अगेन सेल्फ कर सकते हो। ये क्वेश्चन यहाँ पे गलत आ गया है, ये इस चैप्टर का क्वेश्चन नहीं है, पर ये क्वेश्चन ध्यान रखना रिपीटेड है, तो आप ये अच्छे से कर सकते हो। तो पहले तो पूछा है कि 560 रिगार्डिंग हमारी ऑडिटर की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी, और जो मैनेजमेंट का कंटेंशन है क्या वो सही है या नहीं है, राइट। तो अगेन रिपीटेड है, एक बार इसको देख लेना। चलिए अपन नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं। कौन सा, ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर। कौन सा कर रहे हैं, ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर। ये किसके रेफरेंस में था, जो कंपनी लॉ में, कंपनी एक्ट में जो दिया हुआ है अपन उसकी बात कर रहे हैं, राइट। अब देखिए क्या है, डायरेक्टर ऑफ टी लिमिटेड ड्रॉज एन एडवांस ऑफ $200 per day in connection with the foreign trip undertaken on behalf of the company. On his return, he filed a declaration stating that entire advance was expended without any supporting evidence. T Limited booked the entire expense on the basis of declaration. As the audit of T Limited, how do you deal with this? देखिए ये किसकी क्वेश्चन की बात हो रही है, 143 जो इंक्वायरी वाला मैटर है, ये उसके रिगार्डिंग बात हो रही है। तो अब यहाँ पे ऑडिटर ने कोई फॉरेन ट्रिप किया होगा, सॉरी जो डायरेक्टर है उसने कोई फॉरेन ट्रिप किया होगा, उससे रिलेटेड जो एक्सपेंस है वो कंपनी ने क्या किए हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किए हैं। तो ऑडिटर देख रहे हैं कि ये कोई तो पर्सनल नेचर के ये है ना एक्सपेंस नहीं होने चाहिए, राइट। दूसरा, अगर कंपनी अगर क्या कर रही है एक्सपेंस को बुक कर रही है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑथराइजेशन वगैरह देखेंगे, राइट। साथ में हम क्या करेंगे, जो कॉन्ट्रैक्ट या फिर एग्रीमेंट वगैरह जो हुए थे वो ऑडिटर क्या करेगा, उनको चेक करेगा इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द जो रिकॉर्डिंग है वो एप्रोप्रिएट है या नहीं। अगर ऑडिटर को लगता है कहीं पे भी ये जो रिकॉर्डिंग है, जो मैनेजमेंट जो रिकॉर्ड किया है एप्रोप्रिएट नहीं है, तो ऑडिटर क्या करेगा, इसको है ना एडिक्वेटली रिपोर्ट करेगा अंडर सेक्शन 143(1). तो ये क्या बोलते हैं, जैसे जो भी पेमेंट होता है डायरेक्टर एज रेम्युनरेशन ऑफ रिक्विजिट shall be authorized in accordance with the company act as well as article of the association of the company. In the present case, company has booked foreign trip expense of director and its revenue account. In the contract, auditor is required to inquire whether the payment made by company for the foreign trip is personal expense or not, and collect the necessary supporting evidence. If it happens to be personal expense, auditor is required to ascertain whether such an expense is properly authorized or not. If not authorized, the auditor should state the matter in the tip, right? मतलब अगर इसके रिजल्ट्स क्या है, पॉजिटिव नहीं आते हैं, तो ऑडिटर क्या करेगा, अंडर सेक्शन 143(1) यहाँ पे लिखा, देखिए ये रहा अंडर सेक्शन 143(1), ऑडिटर को क्या करना है, इसको रिपोर्ट करना। ध्यान रखना इंक्वायरी में बेसिक कॉन्सेप्ट था, अगर नेगेटिव रिजल्ट आता है तो रिपोर्टिंग होती है, पॉजिटिव रिजल्ट में कोई भी रिपोर्टिंग नहीं होती है। क्वेश्चन किसका था, पर्सनल एक्सपेंसेस चार्ज टू रेवेन्यू अकाउंट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। ठीक है, हमारे जो ऑडिटर है एक्स लिमिटेड के,
उन्होंने क्या किया, जो 143(1) है उस पर कोई भी रिपोर्टिंग नहीं करी, क्योंकि वो क्या थे, सारे रिजल्ट से क्या थे, सेटिस्फाई थे, सबके रिजल्ट पॉजिटिव आए थे। मैनेजमेंट चाह रही है कि ऑडिट क्या करें, इन मैटर्स पे रिपोर्ट करे। तो अब आपको बताना है कि जो मैनेजमेंट का जो कंटेंशन है वो सही है या नहीं है। तो ऑफकोर्स मैनेजमेंट का कंटेंशन सही नहीं है। 143(1) में जो हमने जो कंक्लूजन देखा था वो क्या था कि अगर इन इंक्वायरी के मैटर जो रिजल्ट आते हैं तो वो नेगेटिव होते हैं, तभी ऑडिटर क्या करता है, रिपोर्ट करता है, अदरवाइज ऑडिटर को रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो इस केस में हमारा जो मैनेजमेंट का जो कंटेंशन है वो सही नहीं है। देखिए क्या आता है आंसर। The audit of X Limited is correct in non-reporting on the matter specified in 143(1) of the Act. Hence, the contention of management is not sustainable. नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं क्या है। देखिए आप एक कंपनी है, उसके ऑडिटर अपॉइंट हुए हो। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट यू ऑब्जर्व फ्रॉड हैज बीन कमिटेड by a manager who retired in March 23. Now, while going into the further detail, it was found that the fraud was going on since last 2-3 years, and the total amount of misappropriation was likely to exceed 100 lakh, 1 करोड़ या उससे ज़्यादा। As a statutory auditor, what would be your reporting responsibility to the government? तो देखिए किसकी बात हो रही है, अगर फ्रॉड 1 करोड़ या उससे ज़्यादा है तो हम क्या करते थे, सीजी को रिपोर्ट करते थे। प्रोसेस क्या था, जैसे ही ऑडिटर को फ्रॉड का पता चलेगा उसके 2 दिन में ऑडिटर क्या करेगा, बोर्ड को कम्युनिकेट करेगा, राइट। फिर बोर्ड से क्या करेगा, 45 दिन में उनसे क्या करेगा, रिप्लाई एक्सपेक्ट करेगा। रिप्लाई मिल जाता है तो उसके 15 दिन का ऑडिटर क्या करेगा, सीजी को एडीटी फॉर्म में क्या करता है, कम्युनिकेट करता है। अगर रिप्लाई नहीं मिलता है तो ऑडिटर क्या करता है, जो 45 दिन एक्सपायर हो जाएंगे उसके 15 दिन में ऑडिटर क्या करेगा, सीजी को कम्युनिकेट करेगा कि हमको बोर्ड से कोई भी है ना रिप्लाई नहीं मिला है। साथ में ऑडिटर क्या करेगा, फ्रॉड को रिगार्डिंग क्या ना बताएगा। बराबर, सिंपल सा प्रोसेस याद है आपको। ऑडिटर को यहाँ पे अपने मेंबरशिप नंबर अगर भी है ना ऑडिटर को बताने पड़ते हैं। सेक्शन कौन सा डील करता है, सेक्शन 143(12). हेलो, आवाज आ रही है? तो देखिए क्या बोलता है 143(12). इफ ऑडिटर ऑफ अ कंपनी इन द कोर्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी has reason to believe that an offense of fraud involving such amount has been prescribed is being or has been committed in the company by its officer employee, the auditor shall report the matter to the CG within such time and such manner as may be prescribed. राइट, ध्यान रखना कारों में भी रिपोर्टिंग होती है फ्रॉड के रिलेटेड। ध्यान रखना फ्रॉड के रिगार्डिंग कारों में भी रिपोर्टिंग होती है। अमाउंट कितना है, 1 करोड़ और मोर, राइट। तो आईटी क्या करेगा, उस चीज को सीजी को रिपोर्ट करेगा, फ्रॉड कितना है, 1 करोड़ या उससे ज्यादा है, राइट। तो आईटी क्या करेगा, बोर्ड को विद इन 2 डेज ऑफ नॉलेज आईटी क्या करेगा, उसको कम्युनिकेट करेगा और 45 दिन में उनसे क्या मांगेगा, रिप्लाई मांगेगा। 45 दिन में आपको उसको रिप्लाई करना है, राइट। जो रिप्लाई आएगा उसके 15 दिन में आईटी क्या करेगा, सीजी को रिपोर्ट करेगा। किसमें करेगा, फॉर्म एडीटी 4, फॉर्म एडीटी फॉर्म आईटी क्या करेगा, उनको कम्युनिकेट करेगा। बराबर, रिप्लाई आता है तो भी, रिप्लाई नहीं आता है तो भी आईटी क्या करेगा, उसको कम्युनिकेट करेगा। रिप्लाई किसको किया जाएगा, रिपोर्ट किसको सेंड करी जाएगी, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर को, इन अ सील्ड कवर बाय रजिस्टर्ड पोस्ट विद एक्नॉलेजमेंट ड्यू or by speed post followed by an email in confirmation of the same. The report shall be in the letterhead of the auditor and shall be signed by the auditor with his seal and shall indicate his membership number, right। तो एक बार आप देख लेना, फ्रॉड ध्यान रखना अगर 1 करोड़ से कम का होता है तो हम क्या करते हैं, 2 दिन में बोर्ड को रिपोर्ट करते हैं क्या क्या नेचर ऑफ फ्रॉड, कितना अमाउंट इन्वॉल्व है, पार्टी कौन कौन सी इन्वॉल्व है। ध्यान रखना साथ में इस केस में बोर्ड क्या करेगी, जो बोर्ड रिपोर्ट जो कंपनी देती है, राइट, वहां पे बताएगी नेचर ऑफ फ्रॉड क्या था, कितना अमाउंट इन्वॉल्व था, कौन कौन सी पार्टी इन्वॉल्व थी, उस केस में कंपनी ने क्या रेमेडियल एक्शन लिए, राइट। तो अगेन उसी चीज की बात हो रही है, एक बार रीड कर देना, बहुत ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। 143(1) में जो हम इंक्वायरी करते हैं, राइट, उसके रिजल्ट यहाँ पे क्या है, नेगेटिव आए हैं। तो उस केस में ऑडिटर क्या करेगा, तो जो ऑडिटर क्या करेगा, जो हमारा जो सेक्शन 143(1) है, ऑडिटर क्या करेगा, उसको वहाँ पे रिपोर्ट करेगा, क्या करेगा, वहाँ पे उसको रिपोर्ट करेगा। तो देखिए क्या बोलता है, इन द इंस्टेंट केस मिस्टर जी द स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ डीपी लिमिटेड नीड्स टू इंक्वायर इन द लाइट ऑफ अबव प्रोविजन एज अ रिजल्ट ऑफ द इंक्वायरी इफ ही satisfied that there is no further duty to report on these matters। तो
तो ये क्या बोल रहा है, क्वेश्चन दोनों ही साइड का आंसर दे रहा है कि अगर आप क्या करते हो, इनसे एग्री करते हो तो आपको रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, अगर एग्री नहीं करते तो आपको रिपोर्ट करने की जरूरत है, आपको ये लिखना पड़ेगा क्वेश्चन में। ओके, देखिए ये भी एक बार क्वेश्चन देख लेना, सिमिलर क्वेश्चन है, रिपीटेड जैसा है, कोई पर्सनल नेचर वाला है, एक बार आप इसको रीड कर लेना। क्या बोलता है, एज दिस पेमेंट इज आल्सो कवर्ड 143(1), हेंस ऑडिटर इज आल्सो रिक्वायर्ड टू इंक्वायर इनटू द मैटर एंड मेक डिस्क्लोजर इन हिज रिपोर्ट अकॉर्डिंगली। ध्यान रखना, जो रेम्यूनरेशन वाला जो आता है, वो आपके है ना कारों में भी रिपोर्टिंग होती है, तो इन केस अगर क्वेश्चन में अगर आपको इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता तो मेरा ओपिनियन है कि आप क्या करना, थोड़ा सा रेफरेंस कारों का दे देना, राइट। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, अच्छा क्वेश्चन है, देखिए क्या है, मिस्टर राज, engagement partner of ROK, in connection with statutory audit of Varia Limited, has assigned responsibility of inquiry into proprietary matter to the company of the company as required under section 143(1) of the Company Act 2013 to Mr. Samay, an engagement team member. Mr. Samay, while making such inquiry, was having following query as tabulated below, which he ought to get resolved from Mr. Raj as a follow. उनको कोई प्रॉब्लम आ रही, कुछ क्वेरी आ रही, तो वो क्या कर रहे हैं, पार्टनर से डिस्कस कर रहे हैं। देखिए क्या क्या है क्वेरी, तो देखिए क्वेरी क्या है, what document to be seen in case of loan given by the company in lieu of hypothecation of goods from lender as a security for the purpose of reporting as per clause A of section 143(1) of the Company Act 2013। एक तो पहले आप क्या देखोगे, जो लोन से रिलेटेड जो एग्रीमेंट है आप वो देखोगे, साथ में आप देखोगे शेड्यूल ऑफ रीपेमेंट वगैरह देखोगे, साथ में जो हाइपोथिकेशन ऑफ गुड्स है, राइट, आप तो उसके लिए जो स्टॉक रिपोर्ट होगी आप क्या करोगे, उनको भी कंसीडर करोगे, साथ में कोई वैल्यूएशन रिपोर्ट अगर होगी तो आप क्या करोगे, उनको भी कंसीडर करोगे, राइट। The Mr. Samay should see the deed of hypothecation or other document creating the charge together with a statement of stock held at the balance sheet date in order, right। तो पहले अपन ये डॉक्यूमेंट्स अपन ने बता दी क्या क्या डॉक्यूमेंट आप देखोगे, फिर ये क्या बोलता है, what shall be the cost of debenture and bonus share sold by the company for which the cost is not ascertainable for the purpose of reporting as per clause C of section 143(1) of the Company Act 2013। तो देखिए जब बोनस शेयर देते हैं तो हम क्या करते हैं, मान लीजिए पहले 100 शेयर थे, 10 शेयर पे एक शेयर बोनस शेयर मिला होगा, तो अब शेयर कितने होंगे, 110 शेयर हो गए होंगे। तो हम क्या करते थे, जो टोटल कॉस्ट जो हम जिस कॉस्ट में थे, अब क्या करेंगे, उसको 110 से डिवाइड करेंगे और जो एवरेज कॉस्ट आएगी हम क्या करेंगे, उसको ले लेंगे। एवरेज कॉस्ट मतलब कॉस्ट क्या ली जाएगी, एवरेज कॉस्ट। तो देखिए क्या बोलता है, व्हेन द कॉस्ट इज नॉट एसेटेनेबल, तो उस केस में क्या किया जाएगा, where the cost of debenture sold is not ascertainable, the book value thereof at the date of sale may be treated as a cost for the purpose of this clause. For bonus shares sold, when bonus share are received, the number of share in the portfolio would be increased by the bonus share, while the cost of total portfolio would remain the same as before. The result would be that the average cost per unit of the total holding would come down proportionately. The usual accounting practice for apportioning the cost of a part of total holding of the sale thereof is to take as a average cost। तो उस केस में अपन बोनस शेयर के क्या बोनस शेयर के लिए क्या करेंगे, एवरेज कॉस्ट ले लेंगे, राइट। हमारी नेक्स्ट क्वेरी क्या है, व्हाट शैल बी द कॉस्ट ऑफ डिबेंचर एंड बोनस शेयर सोल्ड बाय कंपनी फॉर विच द कॉस्ट, सॉरी ये तो अपन देख लिया। ओके अपन आंसर ही देख रहे हैं, सॉरी। ओके अब तीसरा क्या है, तीसरी क्वेरी क्या है, whether the share allotted by Varia Limited against a loan taken by it from an NBFC can be considered to be allotted for cash for the purpose of reporting under clause E होगा आई थिंक हियर, सॉरी एफ होगा आई थिंक, यस एफ होना, ये एफ ऑफ सेक्शन 143(1) ऑफ द कंपनी एक्ट 2013, एफ है क्लॉज, देखिए क्लॉज एफ है, राइट। तो ध्यान रखना, आपने क्या था, कोई लोन लिया था,
अब आप क्या कर रहे हो, उसके अगेंस्ट में क्या कर रहे हो, शेयर अलॉट कर रहे हो। क्या कर रहे हो, शेयर अलॉट कर रहे हो। तो क्या इसको माना जाएगा कि आपने कैश के अगेंस्ट शेयर अलॉट किया है? यस, इसको है ना माना जाएगा कैश के अगेंस्ट आपने क्या किए हैं, शेयर अलॉट किए हैं। देखिए क्या आ रहा है, अकॉर्डिंग टू द लीगल ओपिनियन obtained by the ICI, the expression share allotted for cash may also include a share allotted against a debt. Therefore, in case where which are covered by the decision in a Spargo's case, no comment is required by the auditor, even though the company may have in the return of allotment in the section 75 shown such share as allotted against adjustment of a debt. Thus, the share allotted by Varia Limited against a loan taken by from NBFC can be considered as allotted to for cash, right? तो इसको माना जाता है ये क्या है, allotted for cash है। तो बड़ा इजी है, आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है, इतना सारा डेटा आप सिंपल सा लिख सकते हो कि क्या माना जाएगा, ये अलॉटेड अगेंस्ट कैश है। नेक्स्ट शुरू करते हैं, ऑडिट रिपोर्ट बड़ा ही इजी है। ठीक है, क्या है, डिस्टिंग्विश बिटवीन नोट्स ऑन अकाउंट एंड क्वालिफिकेशन। देखिए नोट्स ऑन अकाउंट्स क्या होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट होते हैं। वहाँ पे मैनेजमेंट क्या करती है, डिस्क्लोजर देती है एज पर देयर जजमेंट, राइट। काफी मैनेजमेंट क्या करती है, इंटेंट के रिगार्डिंग भी क्या करती है, एडिक्वेट डिस्क्लोजर देती है। काफी बार AFR बोलता है उसके रिगार्डिंग देती है। काफी बार क्या होता है, जो ऑडिटर होता है और जो कंपनी होती है दोनों में मान लीजिए कुछ है ना डिफरेंट होता है ओपिनियन को लेके, तो उस चीज को और क्लैरिफाई करने के लिए, राइट, और डिटेल देने के लिए क्या करती है मैनेजमेंट वहाँ पे डिस्क्लोजर वगैरह देती है, राइट। क्वालिफिकेशन क्या होता है, अगर ऑडिटर कोई एडवर्स मार्क वगैरह देता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्वालिफिकेशन। क्या बोलते हैं, क्वालिफिकेशन। वहां पे क्या होता है, ऑडिटर का जजमेंट होता है। क्या होता है, ऑडिटर का जजमेंट होता है, राइट। और ये क्या बोलता है, क्वालिफिकेशन स्टेटेड बाय ऑडिटर इन ऑडिटर्स रिपोर्ट। और ध्यान में ध्यान रखना, जो हमने जो इनिशियली जो ऐसे सामने में देखी थी, राइट, जो लैंग्वेज होती है वो कैसी होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, अनएम्बिगियस होनी चाहिए। लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, क्लियर और अनएम्बिगियस होनी चाहिए, राइट। नोट्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं, मैनेजमेंट का है ना स्टैंड क्या है पर्टिकुलर मैटर के रिगार्डिंग। Notes of a qualificating nature appears in the accounts and form part of the financial statements. मैनेजमेंट काफी बार क्या बोलेगा, ऑडिटर को आप अपना ओपिनियन क्या करिए, मॉडिफाई मत करिए। ऑडिटर क्या, मैनेजमेंट क्या करता है उसके रिगार्डिंग डिटेल डिस्क्लोजर देता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। जैसे कि हमने क्या देखा था, गोइंग कंसर्न में देखा था, अगर मैनेजमेंट उसका प्रॉपर डिस्क्लोजर देता है तो ऑडिटर क्या करता है, उसके अंदर अपना ओपिनियन मॉडिफाई नहीं करता। नोट्स आर नेसेसरी टू मेक द फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडरस्टैंडेबल बाय द यूजर्स। बड़ा टाइम पास वाला क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता फाइनल में पूछा जाएगा, पूछे तो आपको पूरे नंबर इजीली मिल जाएंगे। ठीक है, दूसरा पूछा है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सर्टिफिकेट फॉर स्पेशल पर्पस एंड ऑडिट रिपोर्ट। ओके, सर्टिफिकेट और ऑडिट रिपोर्ट में डिफरेंट बताना है, डिफरेंस बताना। बेसिक डिफरेंस क्या होता है आपको ध्यान होना चाहिए। रिपोर्ट में क्या होता है, ओपिनियन एक्सप्रेस होता है। क्या होता है, ओपिनियन एक्सप्रेस होता है। और एज यहाँ पे ओपिनियन एक्सप्रेस होता है, वहाँ पे क्या होता है, प्रोफेशनल जजमेंट लिया जाता है, और हर किसी का प्रोफेशनल जजमेंट अलग होता है। सर्टिफिकेट ऑन द अदर हैंड कंप्लीट डिफरेंट होता है। वहाँ पे हम क्या करते हैं, एक्यूरेसी, जो फैक्ट वगैरह होते हैं उनकी फैक्चुअल एक्यूरेसी पे हम क्या करते हैं, रिपोर्ट करते हैं। देखिए क्या होता है, सर्टिफिकेट में हम क्या करते हैं, एक्यूरेसी ऑफ फैक्ट पे हम क्या करते हैं, रिपोर्ट करते हैं। सर्टिफिकेट देते हैं, वहाँ पे किसी भी तरीके का ओपिनियन नहीं होता है। वहाँ पे किसी भी तरीके का ओपिनियन नहीं होता है, मतलब वहाँ पे किसी भी तरीके का प्रोफेशनल जजमेंट नहीं होता है। हम वहाँ पे फैक्चुअल एक्यूरेसी क्या करते हैं, सर्टिफिकेट देते हैं, बराबर। ध्यान रखना, ऑडिट रिपोर्ट जो रिपोर्ट होती है वहाँ पे नॉर्मली जो ऑडिटर का स्कोप होता है वो ज्यादा होता है, सर्टिफिकेट में नॉर्मली स्कोप कम होता है। सर्टिफिकेट में जजमेंट नहीं होता है, ऑडिट रिपोर्ट में क्या होता है, जजमेंट होता है। ऑडिट रिपोर्ट में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो डिपेंड करता है ऑडिटर का डिलीजेंस, एप्लीकेबिलिटी ऑफ द डिलीजेंस। ऑडिटर ने ड्यू डिलीजेंस मेंटेन किया था या फिर नहीं किया था, क्या ऑडिटर नेग्लिजेंस वगैरह तो मेंटेन नहीं था। सर्टिफिकेट में वैसा कोई भी स्कोप नहीं है, ऑडिटर की कंप्लीट रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। ठीक है, रिपोर्ट में क्या होता है, ओपिनियन एक्सप्रेस होता है। यहाँ पे सर्टिफिकेट में क्या होता है, कंफर्मेशन होता है, करेक्टनेस एक्यूरेसी ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। रिपोर्ट डिपेंड करती है प्रोफेशनल जजमेंट पे, ये डिपेंड करता है फैक्ट्स एंड फिगर्स पे। जो ऑडिट होती है उसके नॉर्मली जो स्कोप क्या होता है, वाइड होता है। सर्टिफिकेट का है ना स्कोप थोड़ा सा नैरो होता है। ये नॉर्मली एनुअली इशू होती है, रिपोर्ट जरूरी है, राइट। दीज आर डिपेंड ऑन द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे डिपेंड करती है उसकी नेग्लिजेंस पे। यहाँ पे ऐसा कोई भी सर्टिफिकेट में ऐसा कोई भी स्कोप नहीं है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ रिपोर्ट एंड सर्टिफिकेट फॉर द स्पेशल पर्पस। ये देखिए, अगर आप ऐसे 700 वाला आपको कंटेंट याद है तो आप क्या करते हैं, इजीली इसका आंसर लिख सकते हो, राइट। इजीली इसका आंसर लिख सकते हो। देखिए क्या क्या दिया है आपको, सिमिलर ऐसे है ना आइटम्स, आपको ऐसे 700 जो अपने देखे थे एलिमेंट्स, आप भी आपको सिमिलर ऐसे है ना मैटर मिल जाएंगे। एक तो क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ स्पेसिफिक एलिमेंट। हम वहाँ पे भी है ना आइडेंटिफिकेशन करते हैं, बैलेंस शीट, P&L, कैश फ्लो, राइट। यहाँ पे भी सेम चीज बात कर रहा है। दूसरा क्या बोलता है, स्टेटिंग द मैनर इन विच ऑडिट वाज कंडक्टेड।
दूसरा लिमिटेशन ऑफ स्कोप इफ एनी शुड बी क्लियरली मेंशन्ड. Fundamental assumption on which the special purpose statement is based should be clearly indicated. Information explanation obtained during the course of work should be included. ये आपको अगर ऐसे सामने देख याद होगा तो वहाँ पे भी हम क्या करते हैं, इस तरीके का स्टेटमेंट देते हैं. साथ में जो 143 में जो रिपोर्ट देते हैं ऑडिटर एज पर कंपनी, वहाँ पे भी इस तरीके की आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी. फिर द टाइटल ऑफ द रिपोर्ट, टाइटल ऑफ द रिपोर्ट ऑडिटर हमने देखा था 700 में भी क्लियरली ऑडिटर को बताना पड़ता है. एक्शन टू विच रिलायंस कैन बी प्लेस्ड ऑन द रिपोर्ट. Where the report requires interpretation of statute, the reporting auditor should clearly indicate the fact that he is merely expressing his opinion on the matter. हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है. ऑडिट रिपोर्ट और सर्टिफिकेट शुड ऑर्डिनरीली बी अ सेल्फ कंटेंट डॉक्यूमेंट एंड शुड नॉट कन्फाइन इटसेल्फ टू अ मेयर रेफरेंस टू अनदर रिपोर्ट और अ सर्टिफिकेट. आपकी जो रिपोर्ट है वो अपने आप में क्या होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए. वो मेजरली कोई दूसरी रिपोर्ट पे है ना डिपेंडेबल नहीं होनी चाहिए, राइट. एक्सटेंट ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी assumed by the reporting auditor should be clearly indicated. आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी कितनी है वो भी क्लियरली रिपोर्ट में ना मेंशन होना चाहिए. तो बड़ा ही टाइम पास वाला क्वेश्चन है. नॉर्मली ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ऐसे 700 के रेफरेंस में आएगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको डिफरेंस बताना है किसके बीच में, रीजनेबल एश्योरेंस और लिमिटेड एश्योरेंस. चलिए आपको बहुत अच्छे से पता है. देखिए रीजनेबल एश्योरेंस में क्या होता है, हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस होता है. वहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव है ना एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन होता है. रीजनेबल एश्योरेंस में क्या होता है, ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है, वहाँ पे ज़्यादा ऑडिट प्रोसीजर क्या किए जाते हैं, परफॉर्म किए जाते हैं. अगेंस्ट लिमिटेड एश्योरेंस में क्या होता है, जो यहाँ पे प्रैक्टिशनर वर्ड यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट का है, तो जो प्रैक्टिशनर अपन वर्ड दोनों में यूज करना चाहिए था, दैट इज मोर रेलेवेंट. अब लिमिटेड एश्योरेंस में क्या होगा, रेस्पॉन्सिबिलिटी कम होती है, नेगेटिव है ना एक्सप्रेशन होता है. यहाँ पे जो प्रोसीजर अप्लाइड होते हैं वो भी क्या होते हैं, कम होते हैं. दूसरा यहाँ पे जो एश्योरेंस जो देते हैं वो क्या होता है, रीजनेबल एश्योरेंस से क्या होता है, कम होता है. तो देखिए रीजनेबल एश्योरेंस में क्या होता है, हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस का मतलब क्या होता है, reducing engagement risk to acceptably low level. ठीक है, अपने इसमें और ज़्यादा बेटर ना आप इसका आंसर दे सकते हो. इंश्योरेंस जिस तरीके से आंसर दिया आप उससे बेटर आंसर यहाँ पे दे सकते हो. दूसरा लिमिटेड एश्योरेंस में क्या बोलता है, इस केस में रिस्क ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट. दूसरा यहाँ पे जो ओपिनियन जो एक्सप्रेस किया जाता है वो कैसा होता है, नेगेटिव एक्सप्रेशन होता है, लैंग्वेज नेगेटिव यूज करी जाती है. फिर क्या बोलते हैं, एंटी प्रोसीजर परफॉर्म लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट इज लिमिटेड कंपेयर विद द रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट, but is planned to obtain a level of assurance that is in the practitioner professional judgment meaningful. ओके, ये सारी चीजें अपन ऑलरेडी ऐसे वर्बली डिस्कस कर दी. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रोफेशनल अकाउंटेंट इज ऑफन रिक्वायर्ड टू गिव certificate or report for special purpose required by various authority and statute, and he needs to take careful evaluation of such an engagement. However, issuing such special purpose certificate or report has some in-hand limitation which could limit his review and evaluation. Enumerate some of the limitation especially with such special purpose report or certificate. आपको लिमिटेशन बतानी है. तो देखिए, नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म्ड, रिलेशन बिटवीन द कॉस्ट एंड द टाइम, राइट. दूसरा नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म, नेचर ऑफ एविडेंस ऑब्टेन्ड. नॉर्मली हमको यहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव ऑडिट एविडेंस मिलते हैं रेदर देन कंक्लूसिव ऑडिट एविडेंस, राइट. साथ में इन हैंड लिमिटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल, राइट. दूसरा लिमिटेशन ड्यू टू द प्रॉफिट एप्लीकेबिलिटी ऑफ द प्रोफेशनल जजमेंट. देखिए बहुत सारे इसको भी क्या क्या दिए हैं. तो देखिए नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, द यूज ऑफ सेलेक्टिव टेस्टिंग जैसे कि सैम्पलिंग वगैरह, उसके अपने अलग लिमिटेशंस होते हैं. इन हैंड लिमिटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल, आप इंटरनल कंट्रोल पे रिलाई करते हो, राइट. आप उसके रिगार्डिंग भी एविडेंस ऑब्टेन करते हो, तो इंटरनल कंट्रोल की भी क्या है, अपनी लिमिटेशन है, राइट. जैसे कि नॉर्मल रूटीन नेचर के रिगार्डिंग हम क्या करते हैं, कंट्रोल लगाते हैं, बराबर. तो जो एक्सेप्शनल नेचर के जो ट्रांजेक्शन हो सकता है वहाँ पे कंट्रोल इतना इफेक्टिव नहीं हो, यहाँ पे मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल या फिर कॉलिजन बाय एम्प्लॉय, याद है कुछ कंट्रोल्स की लिमिटेशन. तो कंट्रोल की भी अपनी लिमिटेशन होती है. साथ में जो हमको जो एविडेंस मिलते हैं नॉर्मली कैसे होते हैं, पर्जुएटिव होते हैं, ना कि कंक्लूसिव होते हैं. अब किस टाइप के प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं उसकी भी अपनी लिमिटेशन होती है. यहाँ पे दूसरी जो प्रोफेशनल जजमेंट होते हैं उसकी भी क्या होती है, अपनी लिमिटेशन होती है. द नीड फॉर एंगेजमेंट टू बी कंडक्टेड विद अ रीजनेबल पीरियड
ऑफ टाइम एंड द रीजनेबल कॉस्ट। मैंने बोला था रिलेशन बिटवीन टाइम एंड द, बड़ा इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। Due to civil and political unrest in the country, physical verification of the inventory and the fixed asset could not carried out, and you are not in position to obtain audit evidence through other procedure. Also, the value of fixed asset inventory form part of 80% of the asset value of the company. As the audit of the exercise in what factors you consider in your reporting responsibility. Also, draft a suitable report that will be incorporated in the main audit report. देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन पहले तो इसका नहीं होना चाहिए था, ये दूसरे स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, तो ऑल दो ये क्या है रिपीटेड है, आप इसको एक बार करना बहुत ईजी है। यहाँ पे क्या जाएगा, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन जाएगा, ध्यान रखना इस केस में आपको पहले बताता डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन जाएगा, क्योंकि मल्टीपल क्या है लिमिटेशन है। पहला तो आप क्या कर पा रहे हो, ठीक है मैं आपको इश्यू बता देता हूँ। आप देखिए एक तो क्या है कि फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं कर पा रहे हो एसेट्स और इन्वेंट्री को लेके, जिनकी वैल्यू कितनी होती है 80% ऑफ एसेट्स होती है, और अदर प्रोसीजर के बेसिस पे भी आप उसके रिगार्डिंग सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं ले पा रहे हो, राइट। अल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने के बाद भी आपको वहां पे सही नहीं मिल रहा है। पहला केस तो ये था, और दूसरा ये क्या बोला आपको वहाँ पे सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिल रहे इवन बाय परफॉर्मिंग अल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर। तो ध्यान रखना जहाँ पे मैटर कैसा है परवेजिव है और मटेरियल है, कैसा है मटेरियल एंड परवेजिव है, और आपको सही नहीं मिल रहा है, सही नहीं मिल रहा है, तो हम क्या करते हैं वहाँ पे डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देते हैं, राइट। तो ये उसी की बात कर रहा है, एक बार आप देख लेना बहुत ही। थैंक यू, आज का सेशन यहीं तक रहेगा। राधे राधे।